हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। पिछले वीडियो में आपने पौधों में पोषण कैसे होता है के बारे में पढ़ा था। आज जंतुओं में पोषण कैसे होता है के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि सभी जंतु विषमपोषी हैं, अर्थात हेटेरोट्रॉप्स हैं, और ये अपने भोजन के लिए पौधे एवं दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जंतु अपना भोजन प्रकृति से प्राप्त करते हैं और विभिन्न जंतुओं का भोजन प्राप्त करने की जो विधियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे मधुमक्खियां फूलों का रस चूसकर भोजन प्राप्त करती है, मेढक कीड़े मकोड़े पकड़ कर निगल लेते हैं, जूं घोंघा चींटी मच्छर तितलियां सभी अपना भोजन चूस कर करते हैं। और भोजन अंतःग्रहण के अंतर्गत जो क्रियाएं आती हैं वो है जैसे चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, चूसना, ये सब है। और आप पिछली कक्षा में अमीबा के बारे में पढ़े होंगे, जो कि कूट पाद के द्वारा भोजन पकड़ते हैं। ये कूटपाद क्या है? कूटपाद को सीडोपीडिया कहा जाता है। और ये जो अमीबा है एक कोषीय जीव है। तो अमीबा के बारे में पहले जान लीजिए कि अमीबा में भोजन तत्पोषण कैसे होता है। तो अमीबा क्या है? एक कोषीय जीव है। ये क्या है? एक कोशिकीय कहिए या एक कोषीय जीव कहा जाता है, यूनिसेलर जीव है। और ये जलाशयों में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और जो एक कोषीय है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति बदलते रहती है। और ये ऐसा क्यों करती है? तो भोजन को घेरने के लिए करती है। जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर जो है इस तरह का आप ले सकते हैं, ये आकृति हमेशा इसकी बदलते रहती है। एक यूनिसेलर है, यानी ये इसमें कोशिका झिल्ली है, ये बीच में केंद्रक है, और ये द्रव होता है, केंद्रक द्रव जिसको कहा जाता है। पिछले भाग में जब कोशिका आप पढ़ रहे थे उसमें आपने पढ़ा था। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि जब ये भोजन देखता है जलाशयों में, छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइटम्स इसके जो भोजन होते हैं जब देखता है, मान लिया ये भोजन है, तो इसको ये घेरने के लिए कूटपाद बना लेते हैं, जिसको सीडोपीडिया या कूटपाद कहलाता है। और ये भोजन का अंतर्ग्रहण इसी कूटपाद के द्वारा करते हैं। तो अमीबा क्या खाते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया डाइटम्स तथा अन्य छोटे कोषीय मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि का आहार करता है। और अमीबा में जो केंद्रक द्रव होता है उसमें एक छोटे प्रकार के संरचना होती है जिसको खाद्य धानी कहा जाता है। और ये जो भोजन कोशिका के अंदर चला जाता है, अमीबा के अंदर चला जाता है, तो वो जो खाद्य धानी है उसमें वो फंस जाता है। और खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होता है, जो खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थों में बदल देता है। और पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग कर लिए जाते हैं। और बिना पचा हुआ भोजन पदार्थ खाद्य धानी से बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार ये अमीबा में पोषण होता है। तो ये मुख्य रूप से इसके जो अंग होते हैं जिसमें भोजन पचता है उसको कहते हैं खाद्य धानी।
और ये खाते क्या हैं? ये जो आहार होता है, अमीबा का जो मुख्य आहार है वो है छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं या डाइटम्स, जो छोटे जीव होते हैं, या शैवाल के छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े इसके आहार होते हैं। तो इस प्रकार बहुत जो एककोषीय जीव है अमीबा, उसमें जो पोषण होता है बिल्कुल सरल ढंग से होता है। उसी प्रकार एक जीव है हाइड्रा। हाइड्रा जीव भी विषमपोषी है, लेकिन ये एक बहुकोषी जीव है। इसको कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव में इसकी जो मुख गुहा या छिद्र होते हैं, हाइड्रा का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है और इसमें लंबे लंबे ये निकले होते हैं और बीच में ये मुख गुहा होता है। तो जो हाइड्रा एक बहुकोशिक जीव है, वो जो मुख गुहा का छिद्र होता है उसी के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन करता है। एक विशेष प्रकार की जीव है, इसके बारे में जान लीजिए कि हाइड्रा, इसको थोड़ा लिख भी लीजिए, अपनी मुख गुहा का उपयोग भोजन अंतर्ग्रहण एवं उत्सर्जन दोनों के लिए करता है। तो याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीव है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब आते हैं हम लोग, जो हमारा मुख्य भाग है, मनुष्यों में भोजन का पाचन। मनुष्यों में भोजन का पाचन या मनुष्यों में पोषण किस प्रकार का होता है। तो मनुष्य में भोजन ग्रहण करने के लिए एक पूर्ण विकसित अंग तंत्र होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। अब ये सुव्यवस्थित होता है, पूर्ण विकसित तंत्र है, जिसमें मुख्य जो अंग होते हैं उसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। पहला जो है सो मुख्य है, फिर ग्रास नली जिसको इसोफेगस कहा जाता है, इसोफेगस। इसके बाद अमाशय है, छोटी आंत है, ये मुख्य अंग हैं जो पाचन तंत्र के हैं। इसको क्षुद्रांत भी कहा जाता है, क्षुद्रांत। इसके बाद बड़ी आंत जिसको बृहदांत्र कहा जाता है, और अंत में जो इसका अंग है उसे कहलाता है गुदा। तो ये मुख्य रूप से मनुष्यों में भोजन के जो पाचन तंत्र हैं उसके अंग हैं। मुख्य ग्रास नली जिसको इसोफेगस कहेंगे, अमाशय, छोटी आंत, क्षुद्रांत, बड़ी आंत और गुदा। तो जो मनुष्यों में पोषण होता है, एक पहले बताया कि जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हैं, वो सरल अणुओं में बदल जाते हैं। यानी पाचन के पदार्थ क्या हो जाते हैं, जो भोजन खाते हैं वो दूसरे पदार्थ में, जो कि आसानी से अवशोषित हो सके, वो बदल जाते हैं। और इसमें भोजन के कई चरण, भोजन को कई चरणों से गुजरना होता है। जैसे पाचन की प्रक्रिया में, लिख लीजिए, पाचन की प्रक्रिया में भोजन को कई चरणों से गुजरना होता है। जैसे जो चरण है मैं बताता हूँ। जैसे है अंतःग्रहण, यानी भोजन का अंतःग्रहण कैसे करेंगे। फिर पाचन, जो कि मुख्य प्रक्रिया है, पाचन कैसे होगा। इसके बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण किस प्रकार होगा, और अवशोषण के बाद जो की प्रक्रिया है वो है
परिवहन कह सकते हैं या परिचालन भी इसको कहा जाता है, या परिचालन कहिए। और अंत में जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं उत्सर्जन। तो ये भोजन पचने की मुख्य रूप से जो चरण है, प्रक्रिया है, जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है और शोषण होता है। इसको परिवहन भी कहा जाता है। भोजन का परिवहन कैसे होता है, जो बचा हुआ एनर्जी है। और अंत में जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं उत्सर्जन। तो अब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अंतःग्रहण है, तो अंतःग्रहण कैसे होता है? अंतःग्रहण जो होगा वो प्रक्रिया ये मुख के द्वारा होता है, यानी मुख में भोजन रख दिया जाता है और मुख में दांत होते हैं, जीभ होते हैं, जिसको चबा करके भोजन को अंतःग्रहण कर लिया जाता है। और भोजन का जो पाचन होता है, पाचन की प्रक्रिया ये मुख से ही शुरू हो जाती है। मुख में एक ग्रंथि होती है जिसके लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि भी कहा जाता है। और लाला ग्रंथि से निकलता है एक प्रकार का एंजाइम जिसको कहा जाता है इमाइलेज। क्या कहते हैं? इमाइलेज एंजाइम निकलता है। मुंह में भोजन चबाने के दौरान जो लार ग्रंथि से इमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है, वो जटिल जो भोजन हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसको चबाते चबाते बदल देता है, जो कि सरल अणुओं में, और उसका नाम है माल्टोस। अर्थात भोजन जो कार्बोहाइड्रेट है मुख में चबाया जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट से माल्टोस में बदल जाता है। तो इस प्रकार जो अब माल्टोस जो है, जो कि आधा पचा हुआ भोजन कर सकते हैं, इसको मुख गुहा से निगल लिया जाता है और ये ग्रास नली के द्वारा होते हुए कहाँ चला जाता है? अमाशय में चला जाता है। ये जैसे एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, यदि ये मुख है तो ये लंबी सी ग्रास नली होता है और इसके नीचे एक यू आकार का ये होता है, यह अमाशय भाग है। इसको कहते हैं ग्रास नली। ठीक है, तो ये ग्रास नली है और ग्रास नली से ही ये नीचे अंग जुड़े होते हैं, क्षुद्रांत और बृहदांत। तो उसके बारे में मैं आगे बता देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि जो मुख गुहा से निकला हुआ भोजन ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में चला जाता है। जो अमाशय यू आकार की संरचना होती है और अमाशय की जो आंतरिक सतह होता है उसे श्लेष्मा झिल्ली कहा जाता है। अर्थात अमाशय का आंतरिक सतह को कहते हैं श्लेष्मा झिल्ली। इसको याद रखिएगा, श्लेष्मा झिल्ली कहा जाता है। और इससे जो स्रावित होने वाला पदार्थ है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे क्या स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और पाचक रस भी निकलता है और ये दोनों मिला करके कहलाता है जठर रस, जो कि अमाशय से निकलता है और भोजन पर प्रतिक्रिया करता है। और अम्ल एक काम और क्या करता है कि जो जीवाणु होते हैं जो भोजन के साथ शरीर में चला जाता है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। और ये जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट या वसा, प्रोटीन, जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका पाचन अमाशय में प्रारंभ हो जाता है। और भी कुछ ग्रंथियां हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो अमाशय में भोजन पचने के बाद छोटी आंत में चला जाता है जिसको क्षुद्रांत कहते हैं। छोटी आंत की लंबाई
कितनी होती है? ये छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर और ये काफी लंबी होती है और ये कुंडली के रूप में अमाशय के नीचे अमाशय से जुड़ी होती है और कुंडली के रूप में स्थित होती है और इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसमें कुछ अंग होते हैं, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जिसको रसांकुर कहा जाता है और ये रसांकुर ही भोजन का अवशोषण करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी और मैं बात बता देता हूँ। जैसे छोटी आंत की ग्रंथियों से जो रस निकलता है उसे आंत्र रस कहा जाता है। क्या कहते हैं? आंत्र रस निकलता है और इसके साथ ही छोटी आंत में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक होता है यकृत, जो कि लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो होती है लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको याद रखेंगे। और एक जो ग्रंथि है जिसको कहते हैं अग्नाशय, और ये अग्नाशय से अग्नाशयी, इसको कहते हैं पैंक्रियाज, याद रखिएगा इसको। और इससे अग्नाशयी रस निकलती है, अग्नाशयी रस, और ये पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का या चीनी का, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट का पाचन इससे हो जाता है। और जो लीवर होता है, लीवर से भी एक प्रकार का रस निकलता है जिसे पित्त रस कहा जाता है, यानी यकृत इसको कहते हैं लीवर, और इससे जो रंग निकलता है वो कहलाता है पित्त रस। और पित्त रस ये जमा हो जाता है पित्ताशय में, ठीक है, ये पित्ताशय में जमा होता है। तो समझ गए होंगे, छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है और छोटी आंत की दीवारों पर रसांकुर होता है जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार ये जो भोजन होता है वो इन सभी ग्रंथियों से निकलने वाले रसों के द्वारा पाचन होता है। ये अग्नाशय के बारे में बताया मैंने कि ये जो ग्रंथि होती है वो हल्के पीले रंग की होती है। ऐसी होती है कि पीले रंग की ग्रंथि होती है जो कि अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है और इससे निकलने वाला रस अग्नाशयी रस कहलाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को सरल अणु में बदलता है। और क्षुद्रांत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी छोटी आंत में जो कि कार्बोहाइड्रेट है ये बदल जाता है ग्लूकोज में, जो कि सरल शर्करा है। ये किस में बदलता है? ग्लूकोज में। जो वसा है वो बदलता है वसीय, वसीय अम्ल या वसाम्ल कह सकते हैं, एवं ग्लिसरॉल में। ये ग्लिसरॉल में बदलता है। और जो प्रोटीन होता है ये एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, ये जो कि भोजन के सरल अणु हैं,
ठीक है। तो रसांकुर पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेता है और अवशोषित जो भोजन है वो रुधिर वाहिकाओं के द्वारा रक्त रक्त जिससे बहती है रुधिर वाहिकाओं के द्वारा अवशोषित हो जाता है, उसमें चला जाता है और ये शरीर के दूसरे भागों में या कहिए कि दूसरी जो शरीर के सारे भागों में कोशिकाओं में चली जाती है। और इस प्रक्रम को अर्थात जो पचा हुआ भोजन है वो रसांकुर के द्वारा अवशोषित होकर के और शरीर के विभिन्न भागों में जो पहुंचाने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं स्वांगीकरण यानी एलिमिनेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन कहा जाता है, यानी स्वांगीकरण हो जाता है, उसका अवशोषण हो जाता है और रुधिर वाहिकाओं द्वारा ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है जहां श्वसन द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन से विक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बन जाता है और साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को कहते हैं एटीपी। ठीक है, तो बहुत ही ये सरल प्रक्रिया है। इसके बारे में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको लिख लीजिए। जो पाचन की प्रक्रिया होती है, पाचन की रासायनिक प्रक्रिया, ये पूर्ण जो पाचन पचने के फलस्वरूप जो ग्लूकोज बनता है C6H6O6 और जब श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है और ये दोनों की अभिक्रिया जो होती है उसके अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है जो कि तुरंत बाहर निकल जाता है जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ये प्रक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जल बनती है और साथ साथ एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है जिसको कहते हैं एटीपी। तो इस प्रकार पाचन पूर्ण होता है और जो भोजन अपच रह जाता है वह बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। लास्ट जो हमारा अंग है वो है बड़ी आंत जिसको कहते हैं वृद्धांत्र और वृद्धांत्र की लंबाई 1.5 मीटर तक होती है अर्थात 1.5 मीटर होती है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। याद रखेंगे, जल का अवशोषण होता है और साथ ही बड़ी आंत ये अपशिष्ट पदार्थ को गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार जो हमारा पाचन है ये प्रक्रिया पूर्ण होती है और ये जो पाचन अपशिष्ट पदार्थों के जो बच जाते हैं पदार्थ वो बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं उत्सर्जन अर्थात शरीर से जो मल हैं, गंदे पदार्थ हैं, वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आज इतना ही, अगले भाग में आप पढ़ेंगे कुछ दूसरे जंतुओं के पोषण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।